हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। ये वीडियो चैप्टर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट प्लेलिस्ट का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मीनिंग ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कॉस्ट का मीनिंग डिस्कस करती हूँ कि कॉस्ट होती क्या है। अगर मैं आपसे सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में मैं अगर आपसे पूछूं तो आप मुझे क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी कमोडिटी का प्रोडक्शन करने में जो खर्चा आया उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट कहेंगे। ठीक है, उसको हम कॉस्ट कहेंगे। पर इकोनॉमिक्स की सेंस में इसका मीनिंग थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा ज़्यादा है इसका मीनिंग। तो वो हमने यहाँ सीखना है। जैसे अब मैंने मान लो कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है तो क्या मुझे सिर्फ कोई एक आध चीज़ की ज़रूरत होती है? नहीं, मुझे बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट कॉस्ट होती हैं जो इंक्लूड करी जाती हैं। तो सबसे पहले हम कॉस्ट की डिफाइन करते हैं। कॉस्ट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर, चाहे वो एक्सप्लिसिट हो चाहे वो इम्प्लिसिट हो। ये टॉपिक अभी हम क्लियर करते हैं। ऑन द फैक्टर एज वेल एज नॉन फैक्टर इनपुट्स। आपको पता है फैक्टर इनपुट्स होते हैं, क्या होते हैं हमारे फैक्टर इनपुट्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। लैंड लिए अगर हमने तो रेंट देना है, लेबर है तो वेजेस देनी है, कैपिटल है तो इंटरेस्ट देना है। नॉन फैक्टर इनपुट्स लाइक रॉ मटेरियल। तो इन पर जितना भी एक कमोडिटी को बनाने के लिए इनपुट फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी, फॉर अ गिवन आउटपुट ऑफ ए कमोडिटी के मान लो मुझे 10 शर्ट बनाने के लिए मुझे मशीन भी चाहिए, मुझे रॉ मटेरियल भी चाहिए, मुझे लेबर भी रखनी पड़ेगी। तो वो सब कॉस्ट, चाहे वो फैक्टर कॉस्ट है चाहे वो नॉन फैक्टर इनपुट की कॉस्ट है, वो जितना भी खर्चा उस गिवन आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए एक प्रोड्यूसर को करना पड़ा, उसको हम कहते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट में हम सबसे पहले जो बात करते हैं वो हम एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट की बात करेंगे। तो एक्सप्लिसिट पे मैं अगर आती हूँ, मान लो अब मुझे एक्सप्लिसिट कॉस्ट का क्या मतलब होता है, आप ध्यान से सुनेंगे। ये वो कॉस्ट होती है बच्चों जो हमने जो भी इनपुट्स हमने हायर करे हैं या हमने परचेज करे हैं और उसके बदले में मुझे पे करनी पड़ रही है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर मेरी कोई शर्ट बनाने की फैक्ट्री है तो उस फैक्ट्री में मुझे फैक्ट्री को चलाने के लिए मुझे क्या क्या जरूरत पड़ती है? मान लो मैंने बिल्डिंग ली रेंट पर तो मुझे उसका रेंट पे करना पड़ रहा है। मैंने उसको स्टार्ट करने के लिए बैंक से लोन लिया तो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब मैंने वहाँ मशीनरी लगाई है शर्ट बनाने के लिए, तो मशीनरी को चलाने के लिए मुझे लेबर तो चाहिए ना। अब मैंने लेबर को भी रखी, लेबर को रखा तो मुझे क्या देनी पड़ी बच्चों? वेजेस देनी पड़ी। अब ये जो मैंने खर्चा किया रेंट के ऊपर, इंटरेस्ट के ऊपर, वेजेस के ऊपर, इसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। क्यों? क्योंकि ये वो कॉस्ट है जो या तो मैंने फैक्टर को खरीदने पर भरा है या मैंने फैक्टर को हायर करने पर भरा है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है रेफर्स टू द एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर, एक्चुअल मनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज और हायरिंग द इनपुट्स, जो इनपुट्स को हायर करने के लिए या परचेज करने के लिए मुझे भरना पड़ा है। इसी तरह से अब आते हैं हम इम्प्लिसिट, लाइक मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं। वेजेस पेड टू द लेबर, पेमेंट ऑफ रॉ मटेरियल लिया तो उसके लिए मैंने कोई पेमेंट करी है। रेंट ऑफ ए बिल्डिंग, अगर मैंने कोई बिल्डिंग लिया तो उसका रेंट मेरे को पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये सब मेरी वो कॉस्ट है जो मैंने भरी किसी भी इनपुट को या तो खरीदने के टाइम पर, या तो मैंने उसको परचेज किया है या मैंने उसको हायर किया है। तो इसी तरह से हम इम्प्लिसिट कॉस्ट पे भी आते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट रेफर्स टू द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ सप्लाइड इनपुट्स। अब आप इसको समझो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मेरी शर्ट बनाने की फैक्ट्री है। अब उस शर्ट बनाने की फैक्ट्री में मान लो बिल्डिंग मेरे पास मेरी अपनी थी, मैंने अपनी खुद की बिल्डिंग में उस प्रोडक्शन को शुरू कर दिया। अब इस केस में मुझे किसी को रेंट तो नहीं देना पड़ेगा ना, ठीक है, रेंट नहीं पे करना पड़ रहा क्योंकि वो मेरा सेल्फ सप्लाई इनपुट है, वो मेरा खुद का लगाया गया इनपुट है। और अगर मेरे पास खुद की बिल्डिंग ना होती तो मैं रेंट देती ना। तो वो इम्प्यूटेड वैल्यू बच्चों जो मुझे बाहर पे नहीं करनी पड़ रही है, उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू जो होती है वो मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। क्योंकि अगर मैं अपनी बिल्डिंग को
ना लगाती तो मैं कहीं बाहर से लेती और रेंट भरती, तो यानी कि वो एक एस्टिमेटेड वैल्यू मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगी, यानी कि वो कॉस्ट जो सेल्फ सप्लाइड इनपुट के ऊपर होती है। मैं अपने किसी भी फैमिली मेंबर को अपनी फर्म में उनको बुला लेती हूँ और मैनेजर बनाकर उसको कहती हूँ नहीं तुम उसको सारा मैनेज करो, मेरी फैक्ट्री को देखो, तो उसका इम्प्यूटेड सैलरी जो एक मैनेजर मैं अगर बाहर से अपॉइंट करती और मुझे उसे वो सैलरी देनी पड़ती, तो वो सैलरी जो मुझे उसे नहीं देनी पड़ रही है, ठीक है, तो वो उसकी इम्प्यूटेड वैल्यू मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट में आती है। लाइक रेंट ऑफ ऑनर्स बिल्डिंग, इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स ऑन कैपिटल, बाहर से लेते हैं हम, रेंट पे करते हैं, वो एक्सप्लिसिट में आता है। अगर मैं खुद का पैसा लगा रही हूँ तो उसके ऊपर का इंटरेस्ट मेरा इम्प्लिसिट कॉस्ट में आएगा। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट यानी कि अब एक प्रोड्यूसर जो होता है ना, जब वो प्रोडक्शन करता है बच्चों, तो उसको दोनों टाइप की कॉस्ट को बियर करना पड़ता है। यानी कि जो टोटल हमारी जो कॉस्ट होती है ना, वो टोटल जो होती है वो हमारी एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस कर दूं मैं अगर उसमें इम्प्लिसिट कॉस्ट को, तो मुझे मिल जाती है इकोनॉमिक कॉस्ट। और जो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इस कॉस्ट को हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं बिकॉज इट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो मैंने आपको क्या समझाया, कॉस्ट क्या होता है। एक प्रोड्यूसर की कॉस्ट में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी होती है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी होती है। अगर मैं इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट को प्लस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों? इकोनॉमिक कॉस्ट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट कॉस्ट की। प्राइवेट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इनकर्ड बाय एन इंडिविजुअल फर्म फॉर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। एक प्राइवेट फर्म जिसको एक कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, जो भी एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो सारी कॉस्ट जो किसी एक कमोडिटी को बनाने के लिए एक फर्म को, इंडिविजुअल फर्म को बियर करना पड़ रहा है। यानी कि एक नॉर्मल सी कॉस्ट जो एक प्रोडक्ट बना रहा है और उसके लिए भर रहा है, फिर वो चाहे इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो, उसमें दोनों टाइप की कॉस्ट आती हैं। तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। क्या कहते हैं हम? प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होती है? ये वो कॉस्ट होती है जो एक सोसाइटी को बियर करनी पड़ रही है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी। लाइक अगर स्मोक है, धुआं निकल रहा है, तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, वो एक सोसाइटी को बियर करना पड़ रहा है, ठीक है। या फिर कोई वेस्ट है जो पानी में जा रहा है, तो जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन को उसको बियर करना पड़ रहा है, जिसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, बट फिर भी इसको एक कॉस्ट में शामिल किया जाता है, तो उस कॉस्ट को हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। इट इज द कॉस्ट which society has to bear due to the production of a commodity। ठीक है, अब हम चलते हैं मनी कॉस्ट। नाम से ही पता चल रहा है, टोटल मनी एक्सपेंसेस, वो सारे के सारे मनी एक्सपेंसेस, यानी कि वो सारे खर्चे जिसको मैंने मनी के टर्म्स में मेजर किया, इनकर्ड बाय अ फर्म, जो एक फर्म इनकर कर रही है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ए कमोडिटी इज कॉल्ड द मनी कॉस्ट। और रियल कॉस्ट का मतलब ये वो कॉस्ट है जो मैंने कोई भी चीज का प्रोडक्शन करने पर किसी को बियर करनी पड़ रही है, डिस्कम्फर्ट की फॉर्म में, सेक्रीफाइस की फॉर्म में, पेन की फॉर्म में, इनकन्वीनियंस की फॉर्म में। तो वो कॉस्ट जिसको हम, और इस कॉस्ट को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इस कॉस्ट को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं रियल कॉस्ट। क्लियर? तो हमने क्या सीखा अभी कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या है, प्राइवेट कॉस्ट बताई मैंने आपको, सोशल कॉस्ट के बारे में बताया, मनी कॉस्ट और रियल कॉस्ट के बारे में समझाया। अब हम आते हैं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। आपको जब लास्ट चैप्टर की जो हमने वीडियो आपने देखी, जिसमें हमने प्रोडक्शन फंक्शन का चैप्टर करा, मैंने कहा कि वो प्रोडक्शन फंक्शन जो था वो हमने शॉर्ट रन पर किया था। तो ये बात आपको मालूम है बच्चों कि शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पर एक प्रोड्यूसर के लिए बड़े बड़े चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है, और इसी वजह से शॉर्ट रन की वजह से वहां पर हमने फैक्टर को दो टाइप में डिवाइड किया था। एक हमने कहे थे फिक्स फैक्टर जिसको एक फॉर्म चेंज नहीं कर सकती है, और एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर, और प्रोडक्शन को बढ़ाना घटाना हमने किया था ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर। तो
तो जो हमने फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को क्लासिफाई किया था, अब जब हम फिक्स फैक्टर को यूज करेंगे तो उनको यूज करने पर दी गई कॉस्ट फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल फैक्टर को यूज करने पर दी गई कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट। और ऐसा सिर्फ शॉर्ट रन में होता है, लॉन्ग रन में ऐसा नहीं होता, बिकॉज लॉन्ग रन इतना लंबा समय होता है कि हम हर टाइप का चेंजेस कर सकते हैं, इसीलिए ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल। तो फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो खत्म हो जाता है बच्चों। तो प्रोडक्शन जो है जब शॉर्ट रन में करा जाता है तो हमारे फैक्टर दो टाइप के होते हैं, फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। तो फिक्स फैक्टर के ऊपर करा गया एक्सपेंडिचर फिक्स कॉस्ट कहलाता है और वेरिएबल फैक्टर के ऊपर किया गया एक्सपेंडिचर वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। तो अब हम इसको और थोड़ा डिटेल में करते हैं। फिक्स कॉस्ट, फिक्स नाम से ही पता चल रहा है, फिक्स कॉस्ट डज नॉट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। आपके पास शॉर्ट रन है, आपके पास टाइम समय कम है, मशीन आपके पास एक है, आपके पास मशीन एक ही रहेगी क्योंकि शॉर्ट रन इतना छोटा समय होता है कि आप दूसरी मशीन नहीं खरीद सकते हो। तो उस फैक्टर में चेंज नहीं आएगा, उसी एक मशीन के साथ ही प्रोडक्शन करना है। आउटपुट का लेवल चाहे उससे आप 1 यूनिट बना रहे हो, आप उससे 2 यूनिट बनाओ, आप उससे 3 यूनिट बनाओ, वो आपकी जो फिक्स फैक्टर है वो फिक्स रहेगा, तो उसकी कॉस्ट भी कैसी रहेगी, फिक्स। तो यानी कि जब मैं प्रोडक्शन को बढ़ाऊं या मैं प्रोडक्शन को घटाऊं, तो अगर मेरी कॉस्ट में चेंज ना आए तो उसको हम कहते हैं फिक्स कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको बताती हूँ कि मान लो मैं अगर एक मशीन को किराए पर ले लूँ और उस मशीन को किराया एक दिन का उसका किराया है 500 रुपये, 500 रुपीज पर डे। अब वो मशीन मैंने ली, रेंट पर ली, अब वो रेंट को मेरे को भरना ही भरना है, चाहे मैं उस मशीन से एक दिन में, मान लो वो एक मशीन जो है एक दिन में 1000 यूनिट को बनाकर देने की कैपेसिटी रखती है। अब वो 1000 यूनिट जो एक मशीन बनाने की कैपेसिटी रखती है, तो अब उस मशीन से अगर आप 0 यूनिट बनाओ, यानी कि एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करो पूरे दिन में, तो भी आप उसका रेंट भरोगे 500 रुपए, और चाहे आप पूरे 1000 यूनिट बनवा लो फिर भी आप 500 भरोगे। तो यानी कि 1 से लेकर 500 तक जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हुए, यानी कि आउटपुट का लेवल बदला बट फिक्स कॉस्ट थी उसकी एक दिन की 500, तो इसका मतलब मुझे वो 500 ही पे करने हैं। फॉर एग्जाम्पल रेंट ऑफ ए फैक्ट्री, सैलरी ऑफ द परमानेंट स्टाफ। परमानेंट स्टाफ है हमारा, उसको सैलरी हमने देनी है, महीने में हम उससे काम करवाएं या ना करवाएं। इंटरेस्ट ऑन लोन, बिजनेस को चलाने के लिए हमने कोई लोन लिया है तो उस लोन के ऊपर का इंटरेस्ट हमारी फिक्स कॉस्ट है। हम पैसे का यूज कैसे कर रहे हैं, हो रहा है नहीं हो रहा है, हमें इंटरेस्ट तो भरना ही भरना है। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट जो होती है वो चेंज नहीं होती है। और इस कॉस्ट के और भी बड़े सारे नाम हैं, वो है इनडायरेक्ट कॉस्ट, अनअवॉइडेबल कॉस्ट। अनअवॉइडेबल का मतलब जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, नहीं छोड़ सकते हो, आपको भरना है। इट मीन्स आप 0 आउटपुट का प्रोडक्शन करेंगे तो भी जो है फिक्स कॉस्ट आएगी ही आएगी। मान लो अगर वो 10 रुपए देनी है तो वो आप 10 रुपए दोगे, फिर आप चाहे 1 का प्रोडक्शन करो तो भी 10 रुपए दोगे, 2 यूनिट का करो तब भी 10 रुपए दोगे, 3 यूनिट का करो तब भी 10 रुपए दोगे, अप टू n जितने यूनिट का प्रोडक्शन करोगे आप 10 पे करोगे। तो इसीलिए इसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी कहा जाता है, ओवरहेड कॉस्ट भी कहा जाता है, सप्लीमेंट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बताया कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है। अब हम आते हैं वेरिएबल कॉस्ट पे। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वेरी विद द लेवल ऑफ आउटपुट। नाम से ही पता चल रहा है कि अगर मान लो लेबर मेरा एक वेरिएबल फैक्टर है, तो जब मैं एक भी आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं करूंगी बच्चों, तो मेरा लेबर भी तो एक भी नहीं होगा, और जब लेबर भी एक भी नहीं होगा तो मेरे को उसको वेजेस भी नहीं देनी पड़ेगी, मेरी कॉस्ट कैसी आएगी? 0। यानी कि ये वाली कॉस्ट प्रोडक्शन के आउटपुट के वेरी होने के साथ ये भी वेरी होती है। अगर आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है तो हमारे को ये कॉस्ट भी कम आएगी, और अगर ज्यादा हो रहा है तो ये कॉस्ट भी ज्यादा आएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया कि मान लो वेजेस ऑफ द कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर कौन होते हैं? जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं, यानी कि उनको हम डेली बेसिस पर वेजेस देते हैं। जिस दिन वो काम करने आएंगे हम वेजेस देंगे, जिस दिन वो काम करने नहीं आएंगे हम वेजेस नहीं देंगे। रॉ मटेरियल पर खर्चा हमारा कैसा खर्चा है? वेरिएबल। अगर हम रॉ मटेरियल का खर्चा हमारा कैसा खर्चा है? वेरिएबल। पावर का खर्चे का एक मिनिमम बिल हमारा फिक्स है कि हम मशीन चलाएं या ना चलाएं, पावर का एक मिनिमम रेंट होता है। जैसे फोन का बिल का एक मिनिमम रेंट होता है ना, अगर हम लैंडलाइन लगाएं उसका एक मिनिमम रेंट होता है, वो आप फोन कॉल करो या ना करो वो मिनिमम रेंट तो आप भरोगे गवर्नमेंट को।
तो वो तो हो गया फिक्स, बट उसके ऊपर जितना भी आपका आ रहा है एक्स्ट्रा बिल वो वेरिएबल है, वो जितनी कॉल आप करोगे उस पर डिपेंड करेगा। सेम ऐसी पावर है, पावर जो है वो उसका एक मिनिमम रेंट है, वो मिनिमम रेंट तो उसका फिक्स्ड है, वो तो आप मशीन चलाओ या ना चलाओ वो तो अब गवर्नमेंट लेगी ही लेगी आपसे। लेकिन उसके ऊपर जब मशीन चल रही है तो कितनी चल रही है वो एक लिमिट क्रॉस करने के बाद फिर वो जो भी कॉस्ट है वो वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाती है। तो वेरिएबल कॉस्ट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द शॉर्ट रन, तो इसीलिए वेरिएबल कॉस्ट को शॉर्ट रन में चेंज किया जा सकता है। और इसका दूसरा नाम डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, इसे अवॉइडेबल कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, आप जैसा जैसा प्रोडक्शन करते हैं वैसे वैसे ये कॉस्ट आती है। और इसका तीसरा नाम प्राइम कॉस्ट। तो इस तरीके से आज मैंने आपको सारी कॉस्ट के मीनिंग बताए कि फिक्स कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो आपने अब इस वीडियो को देखा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।